हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ 2। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको हमने पिछली क्लास में मानव नेत्र के बारे में पढ़ाया था। मानव नेत्र में हमने आपको बताया था क्या दृढ़ पटल होती है, क्या रक्तक पटल कोरोइड होती है, क्या रेटिना होती है, इन सब के बारे में आपको बताया था। मानव नेत्र को अच्छे से पढ़ा दिया तो उसके बाद आपको हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताई थी और मानव नेत्र की समंजन क्षमता बताई थी, ठीक है। और उसके बाद में आपको निकट बिंदु और दूर बिंदु बताए थे। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष। जो मानव नेत्र है उसमें कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, किस दोष में क्या होता है, क्यों वो दोष होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो स्केच है वो है मानव नेत्र में पाए जाने वाले कुछ दृष्टि दोष, उनका कारण एवं निवारण। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो देखिए क्या लिखा है, वह दोष जिसमें नेत्र को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के कारण नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है तथा निकट बिंदु भी कुछ पास आ जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो निकट की वस्तु है वे तो साफ दिखाई देगी परंतु जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु कहाँ है, मानव नेत्र का दूर बिंदु आपको बताया था पिछली क्लास में, कहाँ बताया था, अनंत पर होता है। यानी जो दूर हम देख सकते हैं वो अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर के कुछ पास आ जाता है, इसी वजह से व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देता और इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसमें जो निकट का बिंदु है 25 सेंटीमीटर, यानी निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, उस मुझे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो भी क्या होती है, उसका जो निकट बिंदु कहाँ पर होता है 25 सेंटीमीटर पर, वो भी कुछ पास आ जाता है। इसका कारण है, इसके दो कारण हैं। देखिए इसमें लिखा है कारण, इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस है उसके जो पृष्ठ है उनकी वक्रता त्रिज्या यानी आर, यानी जो व्यास है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। गोला जो अंदर से है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आँख का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे उसकी क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। वही बात है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। देखिए किस तरीके से, इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष का निवारण। सबसे पहले ये दोष होता क्या है, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, जो ये साइज है, रेटिना पहले ये कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। अब क्या हुआ, इसका जब साइज बढ़ गया, मान लीजिए ऐसा था, ऐसा था, ठीक है, तो ये रेटिना कहाँ पर थी, यहाँ पर। अब इसका क्या हुआ, साइज बढ़ गया तो रेटिना अंदर चली गई, ठीक है, रेटिना अंदर चली गई। तो अब लेंस जो है कहाँ पर फोकस कर रहा है, उसी पॉइंट पर जहाँ पहले कर रहा था, परंतु क्या हुआ, इसका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, आगे, रेटिना पर नहीं बन रहा। तो इस दोष में क्या होता है, गोले का जो आँख का गोला है उसका व्यास बढ़ जाता है। अब इसका निवारण कैसे करते हैं, निवारण के लिए देखिए इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस, ये ध्यान रखना है, अवतल लेंस, जो निकट दृष्टि दोष है उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस का करते हैं, दर्पण का नहीं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे अनंतता से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद दूर बिंदु कैपिटल F से आती हुई प्रतीत हो। इससे ये नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलती है। देखिए किस तरीके से होता है ये, देखिए ये है, यदि हम हमारा दूर बिंदु है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इतनी दूर तक देख सकता है, इससे दूर वो नहीं देख पा रहा। देखना कहाँ तक चाहिए, अनंत तक, परंतु अनंत पर वो नहीं देख पा रहा। क्यों, क्योंकि उसकी क्या हुआ, व्यास बढ़ गया है गोले का, उसकी आँख की जो गोला है उसका व्यास बढ़ गया है और उसकी फोकस दूरी कम हो गई है। इस वजह से वो ज़्यादा दूर, मान लिया हमने अधिक से अधिक दूर यहाँ तक देख पा रहे हैं, अपने नेत्र से ज़्यादा दूर इस पॉइंट तक देख पा रहा। तो ये क्या हुआ, इसका दूर बिंदु जहाँ तक भी वो व्यक्ति देख पा रहा है वो क्या होगा, इसका दूर बिंदु होगा। अब क्या किया, उसके लिए हमने एक अवतल लेंस लिया, अवतल लेंस लगा दिया। तो अवतल लेंस में क्या होगा, प्रकाश किरणें आएगी तो अनंत से ही, क्योंकि दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर, यानी अनंत से देख सकता है। तो प्रकाश किरणें आ तो रही है अनंत से ही,
परंतु जो व्यक्ति है उसको लगेगा कि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है, दूर बिंदु से आ रही है। देखिए प्रकाश किरणें उसको ऐसा लगेगा कि दूर बिंदु से ही आ रही है। तो प्रकाश किरणें आएगी अनंत से, इससे क्या होगी, अपवर्तित होगी, फिर नेत्र का जो लेंस है उस पर जाएगी, उससे अपवर्तित होकर के कहाँ पर जाएगी, रेटिना पर। तो व्यक्ति को इमेज एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो उसे लगेगा व्यक्ति को कि हाँ वहीं से आ रही है प्रकाश किरणें, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। वो देख कहाँ से पा रहा था, वो देख पा रहा था दूर बिंदु से। उसे ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है, दूर बिंदु से, यानी वस्तु दूर बिंदु पर ही रखी है, परंतु वास्तव में कहाँ से चलेगी प्रकाश किरणें, अनंत से चलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ये सेम निकट दृष्टि दोष का विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो एकदम स्वच्छ साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसलिए इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष के कारण नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर कुछ अधिक दूर चला जाता है। यानी यदि हम नेत्र का 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट देखें, मान लिया नेत्र का 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है, नेत्र के लेंस से नेत्र का जो 25 सेंटीमीटर दूरी है वो इस पॉइंट पर है, ओ पर। अब क्या हुआ, इस पर यदि वस्तु रखी है तो उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना से आगे बनता है। ठीक है, और लेंस और रेटिना के बीच में बनता है। और जो हमारा दूरदृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है वक्रता त्रिज्या कम होना, उसके उल्टा होता है एकदम इसका कारण। ठीक है, तो इसमें लिखा है कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, जिससे क्या होती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है नेत्र के गोले का व्यास का कम हो जाना, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब देखिए लेंस ये रहा और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई, ये छोटा हो गया है, पहले इतना बड़ा होगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, छोटा हो गया। छोटा होने से इसका जो फोकल पॉइंट है वो आगे की ओर खिसक जाता है, और जो प्रकाश किरण है वो वहीं पर जा कर के मिलती है जहाँ पहले मिल रही थी, इसीलिए व्यक्ति को स्पष्ट वस्तु नहीं दिखाई देती। अब इसका जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है ये कहाँ चला जाता है, कुछ कहाँ चला जाता है, कुछ बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका निकट बिंदु क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। देखिए इसमें, यानी इसमें क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर था, परंतु इसका क्या हुआ है, जो निकट बिंदु है कुछ दूर चला जाता है। अब ये क्या होगा, इसका ये वाला पॉइंट होगा, इसका निकट बिंदु होगा। ठीक है, तो इसे अब यहाँ से वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, यदि यहाँ रखेंगे तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इसमें अभी यदि प्रकाश की निकट बिंदु से चलेगी, यानी इस वाले पॉइंट से चलेगी, तो इसे प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, और रेटिना पर बनेगा वो। अब इसके बाद है दूरदृष्टि दोष का निवारण। इस दोष को कैसे ठीक करें, क्या करें इसके लिए, तो देखिए इसमें लिखा है, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें 25 सेंटीमीटर से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। यानी प्रकाश किरणें कहाँ से चलेगी, 25 सेंटीमीटर से। प्रकाश किरणें चलेगी यहाँ से, पर उसे ऐसा लगेगा व्यक्ति को कि प्रकाश किरणें वहाँ से आ रही है जहाँ से मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ। स्पष्ट कहाँ पर देख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर से दूर पर वो व्यक्ति वस्तु को रख करके स्पष्ट देख पा रहा है, तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ वह प्रकाश किरणें वहीं से आ रही है, यानी वस्तु वहीं पर रखी है जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। परंतु वास्तव में क्या है, वो वस्तु कहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर पर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये है इसका निवारण। ये डायग्राम है, छोटे छोटे पेपर में यदि पूछा जाता है सचित्र वर्णन कीजिए तो आपको ये डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, वस्तु कहाँ पर रखी है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखी है। तो उसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें चलेंगी और इससे अपवर्तित होकर के नेत्र के लेंस पर जाकर के गिरेंगी और फिर रेटिना पर फोकस हो जाएगी। इससे क्या लगेगा व्यक्ति को कि प्रकाश किरणें निकट बिंदु से ही आ रही है, जहाँ से वो देख पा रहा है उसे ऐसा लगेगा कि वहीं से प्रकाश किरणें चली है और वहीं से आ रही है। ठीक है, तो एकदम से स्पष्ट दिखाई देगा। इसके बाद देखिए अगला है हमारा जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता में देखिए क्या होता है, वह दोष जिसके कारण मानव नेत्र को न तो निकट स्थित वस्तुएं और न ही दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, उसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। इसमें व्यक्ति ना तो दूर का देख पाता है और ना ही निकट का देख पाता है, इसे बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता।
ठीक है, जिसमें व्यक्ति को ना तो ज़्यादा दूर का दिखाई देता है और ना ही ज़्यादा पास का दिखाई देता है। यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और अनंत पर रखी हुई वस्तु यानी बहुत दूर तक का भी उसे ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो इसे बोलते हैं हम जरा दूरदृष्टिता। क्या बोलते हैं? जरा दूरदृष्टिता। इसमें लिखा है वह दोष जिसके कारण मानव नेत्र को न तो निकट स्थित वस्तुएं और न ही दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? जरा दूरदृष्टिता। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लिखा है कारण। इसका कारण क्या है? कारण में देखिए, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ उसकी नेत्र की पक्षमाभि मांसपेशियां दुर्बल होती जाती है, जिसके फलस्वरूप नेत्र का लचीलापन आयु के साथ साथ घटता जाता है और उसे निकट व दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती है तो क्या देखा होगा आपने, आँख के नीचे भी थोड़ी झुर्रियाँ आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियाँ है जिनको लेंस को पकड़ना होता है, जो लेंस को टिकाई होती है दोनों ओर से, अपने ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि आप जानते हैं लेंस बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है। तो जो लेंस को पकड़े रहती है वे मांसपेशियाँ आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, दुर्बल यानी ढीली पड़ने लगती हैं और इसमें लेंस गड़बड़ा आ जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या होता है, ना तो ज़्यादा दूर का दिखाई देता है और ना ही ज़्यादा पास का दिखाई देता है। तो इस दोष को बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। यही है इसका कारण। क्या है, जो पक्षमाभि मांसपेशियाँ होती है, जो लेंस को पकड़े हुए होते हुए मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है यानी ढीली हो जाती है। तो इसका अब इसे कैसे ठीक करेंगे? इसे ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों लेंस वाला चश्मा प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हमें दूर का देखना है तो उसमें क्या करेंगे भाई, दूर का देखना है तो दूर का देखने में कौन सा दोष होता है? दूर के देखने में होता है निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, जिसमें निकट का तो दिखेगा परंतु दूर का नहीं दिखेगा। यदि हमें दूर का देखना है तो कौन सा लेंस चाहिए? हमें चाहिए अवतल लेंस। यदि हमें दूर का देखना है तो कौन सा लेंस चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। यदि हमें पास का देखना है यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु देखनी है तो उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए? उसके लिए हमें लेंस चाहिए होता है उत्तल लेंस। अभी आपको बताया है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। कौन सा चश्मा है? द्विफोकसी। द्विफोकसी का मतलब क्या है? दो लेंस वाला, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के लेंस होंगे, उसे बोलते हैं द्विफोकसी। द्विफोकसी लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऊपर का भाग अवतल लेंस का बना होता है तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस का बना होता है। अब ये ऊपर का भाग अवतल का क्यों है और नीचे का भाग हमारा किसका भाई? उत्तल लेंस का क्यों है? तो इसके बारे में देखिए आप ध्यान से। ये आपका एक चश्मा है जिसका एक ये शीशा है, समझ लीजिए आप। इसमें क्या है, यदि हमें दूर का देखना है तो ऊपर क्या चाहिए हमको? ऊपर चाहिए हमें अवतल लेंस। अवतल लेंस चाहिए ऊपर की ओर। क्यों? यदि हम दूर का देखेंगे तो हमें ऊपर की ओर नज़रें उठानी पड़ेगी। यदि हम ऊपर की ओर नज़रें उठाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमें ये वाला लेंस सामने आएगा। यदि हमें पास का देखना है तो हम नीचे को नज़रें झुकाएंगे तो फिर ये वाला लेंस सामने आएगा। ये होगा हमारा अवतल लेंस, ये होगा हमारा उत्तल लेंस। यदि हमें दूर का देखना है तो जैसे ही हम अपनी नज़रें ऊपर की ओर करेंगे तो ये वाला लेंस सामने आ जाएगा, यानी दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। यदि हमें नज़रें नीचे झुका करके देखना है ना, तो यदि पास की वस्तु देखनी है तो हमारी आँख के सामने ये वाला लेंस आएगा, यानी ये क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, तो हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इसीलिए हम दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट की वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यही इसमें लिखा है कि हम दोनों लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऊपर का भाग अवतल लेंस तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस का बना होता है। दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का तथा निकट स्थित वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अबिंदुकता। ये सब दोष है। ठीक है, इसके बाद आता है अबिंदुकता। ये भी इम्पोर्टेंट है। अबिंदुकता क्या होता है? ठीक है, इसमें लिखा है मानव नेत्र का वह दोष जिसमें उसे एक ही दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यदि क्षैतिज वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है तो ऊर्ध्वाधर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और यदि ऊर्ध्वाधर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो क्षैतिज वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है, मान लिया ये कोई आपकी शर्ट है जिस पर ऐसे बॉक्स टाइप बने हुए है कोई आकृति, तो यदि व्यक्ति फोकस करेगा, यदि व्यक्ति दूर से देखेगा, यदि वो इन वाली लाइन पे फोकस करता है, ये जो क्षैतिज लाइन है यदि इन पर फोकस करता है तो उसे उस टाइम पर ऊर्ध्वाधर ये जो लाइन है ये नहीं दिखाई देती है।
यदि उसे ये वाली लाइन देखनी है ऊर्ध्वाधर, तो वो ऊर्ध्वाधर लाइन पर फोकस करेगा, तो उसे फिर ये क्षैतिज लाइनें नहीं दिखाई देगी। तो इस दोष को बोलते हैं अबिंदुकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि हम दो पास पास रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं में से किसी एक पर फोकस करते हैं, मान लिया इस पर फोकस किया, तो फिर हमें ये वाली ऊर्ध्वाधर जो है ये नहीं दिखाई देगी। यदि हम ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो हमें क्षैतिज नहीं दिखाई देगी। इस दोष को बोलते हैं अबिंदुकता। ठीक है, इसमें लिखा है मानव नेत्र का वह दोष जिसमें उसे एक ही दूरी पर, समान दूरी पर रखी होनी चाहिए, एक ही दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यदि क्षैतिज वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो ऊर्ध्वाधर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और यदि ऊर्ध्वाधर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो क्षैतिज वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब पूछेगा इसका कारण क्या है। इसका कारण देखिए क्या है, इसमें लिखा है यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब आँख की कोर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है। यानी जब आँख है, आँख की जो कोर्निया है, आँख की कोर्निया कैसी होती है, आगे से ऐसी होती है। यदि वो ऐसी नहीं है, गोलीय यदि वो नहीं है, तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति को ये वाला दोष होता है अबिंदुकता वाला। ठीक है, यदि आँख आगे से कैसी नहीं है, गोलीय नहीं है इसकी कोर्निया, तो इसमें कौन सा दोष होता है, अबिंदुकता दोष होता है। इसका निवारण कैसे करते हैं, इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा है इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज़ करते हैं। जो चश्मा होता है उसमें इस टाइप के लेंस लगा दिए जाते हैं बेलनाकार। ठीक है, आगे की ओर ये गोलीय टाइप कर देता है नेत्र की कोर्निया को, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा दर्शन कोण। आपको बताया था दर्शन कोण बड़ा इम्पोर्टेंट है। दर्शन कोण का मतलब होता है जो वस्तु है आँख पर जितना भी कोण बनाती है उसी को बोलते हैं दर्शन कोण। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा हमारी आँख पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जितना अधिक बड़ा होता है वस्तु आकार में उतनी ही बड़ी होती है। देखिए किस तरीके से होता है। ये एक वस्तु रखी थी, इसने नेत्र पर एक कोण बनाया, इस कोण को क्या बोलेंगे, दर्शन कोण। इस कोण का नाम क्या होगा, दर्शन कोण। यदि वस्तु बड़ी होगी तो कोण भी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इस कोण को क्या बोलेंगे, दर्शन कोण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें आपको बताया था हमेशा जो हमारा मुख्य अक्ष है उससे ऊपर वाली रो से ये जो वस्तु है, वस्तु की हाइट यानी ऊंचाई से, टॉप पॉइंट से प्रकाश किरणें चलती है। प्रकाश किरण चलेगी इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। बेस कहाँ है, बेस इसका यहाँ पर है, बेस यहाँ पर है, और प्रतिबिंब का जो सिरा है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। वस्तु के सिरे से ही प्रकाश किरणें चलेगी और कहाँ पर जा कर के टकराएगी, ये रेटिना वाली लाइन पर जा कर के टकराएगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वो हमें केवल अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है, वरना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। वो केवल हमें अनुभव के आधार पर ही सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो कोण है वस्तु के द्वारा आँख पर बना जो कोण है उसको बोलते हैं हम दर्शन कोण। ठीक है, वस्तु के द्वारा आँख पर बने कोण को क्या बोलते हैं, दर्शन कोण। अब देखिए इससे आगे आता है प्रकाश यंत्र की आवर्धन क्षमता। यानी प्रकाश यंत्र जैसे मानव नेत्र ही है, यदि उसकी भी आवर्धन क्षमता देखें तो क्या होती है। कोई भी प्रकाशिक यंत्र है, मान लिया सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, यदि इनके द्वारा आप कोई वस्तु देखते हैं तो उसके लिए उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए देखिए क्या लिखा है, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण का अनुपात उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी मान लिया दूर की वस्तु को देख रहा है तो इसके लिए क्या करेगा, दूरदर्शी का प्रयोग करेगा। तो उसमें क्या होता है, यदि वो दूरदर्शी का प्रयोग करता है तो दूरदर्शी क्या करती है, जो जिस भी वस्तु को देख रही होती है उसका प्रतिबिंब पहले अपने अंदर बनाती है और फिर वो जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो प्रतिबिंब क्या करता है, आँख पर एक कोण बनाता है जिसको क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा बना कोण। यानी प्रतिबिंब क्या हुआ, पहले प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, यानी दूरदर्शी थी उसने पहले अपने अंदर प्रतिबिंब बनाया और वो जो प्रतिबिंब बना उसने हमारी आँख पर जो दर्शन कोण बनाया वो। और यदि हम बिना उस दूरदर्शी को लगाए किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु के द्वारा जो आँख पर बना दर्शन कोण होता है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा
आवर्धन क्षमता कहलाता है। यही लिखा है इसमें, ठीक है, कि प्रकाशिक यंत्र द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना जो दर्शन कोण होता है और बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु ही द्वारा जो आँख पर दर्शन कोण बनता है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा आवर्धन क्षमता कहलाता है किसी भी प्रकाशिक यंत्र की। ठीक है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं हम क्या? स्मॉल एम से। स्मॉल एम आवर्धन क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। आपको ध्यान रखना है अल्फा क्या है? अल्फा है जो प्रकाशिक यंत्र है उसने जो प्रतिबिंब बनाया है उसके द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा ई क्या है? अल्फा ई होता है हमारा बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु के द्वारा ही आँख पर बना दर्शन कोण। इसके बाद जो इसमें आता है वो आता है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी आता है, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी आता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पेपर में बहुत कम आते हैं, इसीलिए आपका समय खराब ना हो उसको देखते हुए हमने इसे शामिल नहीं किया है इन तीनों टॉपिक को इसमें। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये क्या करना है, बस बुक से एक बार देख लेना, इनका डायग्राम चेक कर लेना है। डायग्राम कैसे बनता है एक दो बार यदि आप बना करके देख लेंगे अच्छे से तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा विभेदन क्षमता। तो देखिए विभेदन क्षमता क्या है, इसमें लिखा है किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग बनाने की क्षमता उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। यानी दो वस्तु है, मान लीजिए ये दो वस्तुएं एक दूसरे के पास पास रखी है। अब आँख क्या करेगी, यानी नेत्र क्या करेगा? यदि इनका अलग अलग प्रतिबिंब स्पष्ट बनाता है तो इसके अंदर इन दोनों वस्तुओं में अंतर करने यानी भेद करने की क्षमता है, तो इसको बोलेंगे विभेदन क्षमता। विभेदन नाम से बदला विभेद करना, यानी भेद करना, दो समीप रखी वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट दिखाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। यही तो लिखा है। तो किसी प्रकाशिक यंत्र, यदि प्रकाश के लिए देखें, प्रकाशिक यंत्र के लिए देखें, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बनाने की क्षमता उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। अब आता है विभेदन सीमा। विभेदन सीमा क्या होती है? किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा उसकी विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी उसकी उल्टी होती है। तो देखिए विभेदन सीमा, यदि हमें विभेदन सीमा निकालनी है तो वो क्या होगी? विभेदन क्षमता के उल्टे के बराबर, यानी विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम बोलते हैं इसे। ठीक है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये क्या होगी? विभेदन सीमा होगी। विभेदन सीमा क्या होती है? किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा उसकी विभेदन क्षमता की व्युत्क्रम के क्या होती है? बराबर होती है। इसके बाद आता है दूरदर्शी की। यदि हम दूरदर्शी के लिए देखें, अभी तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र के लिए था, अभी तो हमारे पास दो प्रकाशिक यंत्र होते हैं, दूरदर्शी होता है और सूक्ष्मदर्शी होते हैं। यदि अब उनके लिए हम देखें कितनी होती है, क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है जब आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये फॉर्मूला जो अब आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट बनाने की क्षमता उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। दूर है, कोई दो वस्तुएं बहुत दूर है, उनको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो उन जो दूर रखी वस्तु है और वे वस्तुएं आपस में एक दूसरे के पास पास रखी हैं, वस्तुएं पास है परंतु दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारी आँख से दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी यंत्र से दूरी बहुत ज़्यादा है दूरदर्शी से। मान लीजिए आप दो तारे देख रहे हैं, तारे आप देखते होंगे कि पास पास भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यदि हम दो पास के तारों को देखें दूरदर्शी के द्वारा तो उसमें क्या होगा? यदि वो उनका अलग अलग प्रतिबिंब बना रही है तो वो क्या कहलाएगी? उसकी विभेदन क्षमता कहलाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये क्या होती है? स्मॉल डी अपॉन 1.22 लैम्बडा। ये अब सोचोगे आप डी क्या है? डी होता है अभिदर्शक लेंस का व्यास। अभिदर्शक लेंस वो होता है, मान लिया ये एक दूरदर्शी का एक वो सिरा है, एक ये सिरा है। एक सिरा ये वो है जिस तरफ वस्तु रखी है, ये कोई तारा है, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं। तो ये इधर क्या है? आपकी नेत्र है, इधर है आपका नेत्र। ठीक है, तो इधर आपका नेत्र है, तो जो नेत्र की तरफ आपका लेंस होता है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, यह अभिनेत्र लेंस। वो जो वस्तु की तरफ जो लेंस होता है उसको बोलते हैं आप अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक
लेंस। ये जो है डी, ये क्या है, इसका व्यास है, इसका व्यास है डी, ठीक है। ये अभिदर्शक लेंस का व्यास है डी। लैम्बडा क्या है, जो प्रकाश आ रहा है, इससे जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है। लैम्बडा है जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, ठीक है। ये होती है तरंग दैर्ध्य लैम्बडा। और ये क्या होता है, डी व्यास। जिस लेंस की सहायता से आप देख रहे हैं, जो लेंस वस्तु की तरफ है उस लेंस का व्यास कितना है, ये होता है डी, ठीक है। और इसका जो मात्रक है वो होता है रेडियन इनवर्स। अभी इसमें नोट लिखा है, देखिए नोट में लिखा है विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए, यदि आपको किसी भी प्रकाश के अंदर की विभेदन क्षमता बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अभिदर्शक का व्यास बढ़ा देते हैं, यानी इसका क्या करेंगे, हम इसका साइज बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रकाश अंदर एंटर करेगा और विभेद वस्तुओं में अलग अलग अच्छे से हो पाएगा। इसी तरीके से आती है इसकी विभेदन सीमा। यदि हम दूरदर्शी की विभेदन सीमा देखेंगे तो क्या होगी, विभेदन क्षमता की एकदम उल्टा होगी, व्युत्क्रम के बराबर होगी। दूरदर्शी की विभेदन सीमा उसकी विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात यदि हम विभेदन सीमा देखें, विभेदन सीमा यदि हम चेक करें तो कितनी होगी, 1/, विभेदन क्षमता की उल्टा होगी। अभी आपने पढ़ा है विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता, अभी विभेदन क्षमता पढ़ी है तो क्या होती है, D/1.22 लैम्बडा। तो अब क्या होगा, जो डी है वो नीचे आ जाएगा और 1.22 लैम्बडा ऊपर चला जाएगा। उसका मात्रक क्या था, रेडियन इनवर्स था, तो इसका मात्रक इनवर्स से इनवर्स कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन। अब इसीलिए इसी प्रकार अब आपको सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में बताते हैं। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, पास की वस्तुओं को देखती है। तो इसमें लिखा है सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसके पास रखी दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट बनाने की क्षमता उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। जो हमारी सूक्ष्मदर्शी है वो सूक्ष्म बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। वे छोटी छोटी वस्तुएं एक दूसरे के पास रखी है, समीप रखी है, तो उनको यदि अलग अलग हमारी सूक्ष्मदर्शी हमें स्पष्ट दिखा रही है, उनके प्रतिबिंब बना रही है, तो वो क्या होगी, उसकी विभेदन क्षमता होगी। और इसके लिए यदि फॉर्मूला देखते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin α/1.22 लैम्बडा। अब ये अल्फ़ा क्या है, ये होता है शंकु कोण। जो हमारी ये होती है ना सूक्ष्मदर्शी का ये जो लेंस है नीचे वाला, ये वाला, इसके नीचे क्या है, एक स्लाइड रखी है, स्लाइड पर आप रखी हुई वस्तु को देख रहे हैं, जो भी रखा है, ठीक है। तो ये जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं दर्शन कोण। इस लेंस के द्वारा जो कोण बनता है इसको बोलते हैं शंकु कोण, ठीक है। इसके बाद आता है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। यदि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा देखें तो देखिए क्या लिखा है इसमें, ये क्या होगी, इसका उल्टा होगी। तो इसमें लिखा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा उसकी विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी विभेदन सीमा क्या होगी भाई, उसकी विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होगी। तो यानी अर्थात यदि हम विभेदन सीमा देखेंगे तो क्या होगा, 1/, विभेदन क्षमता होगी। तो विभेदन सीमा क्या होगी भाई, उल्टी हो जाएगी, 1.22 λ/2 sin α हो जाएगी। अल्फ़ा आपको ध्यान रखना है क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का जो लेंस होता है जिससे हम वस्तुएं देखते हैं उसके द्वारा जो कोण बनता है उसको बोलते हैं शंकु कोण। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। इसमें एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इम्पोर्टेंट है। आज इसी के द्वारा हम सेल्स का, इन सभी जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ है इन सब का अध्ययन कर पाए हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा वायरस का, बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट है, यह आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।